इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, मान लो मेरे पास ये कोई चार्ज है Q, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। Q0 का मतलब है टेस्ट चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है R। तो ये दो चार्ज जब आ गए तो दो चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगेगा, कूलम फोर्स। तो इसके ऊपर ये वाला चार्ज जो है, जो Q चार्ज है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? कूलम फोर्स लगाएगा। और ये जो चार्ज है जो फील करेगा ना, टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करेगा, इस चार्ज का फोर्स फील करेगा, तो उसको हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर फोर्स जो हो गया F, उस F की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई K Q अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। तो फोर्स, अब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स फील्ड बाय द टेस्ट चार्ज। फोर्स फील्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने F अपॉन Q0। तो यहां से फॉर्मूला बना KQ अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पूरा नाम बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये एक कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से मेरा मतलब हुआ कि जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहता हूं तो वेक्टर में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और इसको मैं चेंज कर सकता हूं कैसे? इसको मैं चेंज कर सकता हूं के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहां लिख दूंगा आर वेक्टर। के क्यू अपॉन आर क्यूब और यहां लिख दूंगा आर वेक्टर। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट में शो करना चाहता हूं तो कोऑर्डिनेट में कैसे शो कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट में शो करने के लिए वापस जैसे कल मैंने कूलम फोर्स का बताया था वैसा ही बता रहा हूं। यहां पर एक चार्ज ले लिया Q, और इसको ले लिया मैंने Q0, और ये जो डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लिख दिया मैंने R1 और इसको लिख दिया R2। और ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R। तो ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर, और ये हो गया R वेक्टर। तो R वेक्टर किसके बराबर हो गया? R1 वेक्टर, और ये हो गया R2 वेक्टर। नहीं सॉरी, गलत लिख दिया। R2 वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो गया? R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे R वेक्टर की। तो R वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर माइनस R1। तो अब अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में इसको रखना है ना, तो ये जो फॉर्मूला है चेंज हो सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखा जाएगा? E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, जो है यहाँ पर ये हो गया आर क्यूब, और ये हो गया आर वेक्टर। तो इसको मैंने कैसे लिखा? इसको लिखा के क्यू, ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब। क्लियर है? ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिसकी जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही हो, जीरो हुई नहीं हो, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही हो, यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। वेरी स्मॉल वैल्यू होगी तो उससे क्या होगा? इसकी जो प्रेजेंस है, वेरी स्मॉल वैल्यू होगी तो क्या होगा? इसकी जो प्रेजेंस है वो जो मेन चार्ज है उसको इफेक्ट नहीं करेगी।
है ना। तो प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, presence of test charge does not affect द सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज जो है उसको इफेक्ट नहीं करती। अब बात की जाए इसकी यूनिट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, उसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो बनी है एफ अपॉन क्यू, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ोगे, कौन सा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी, ये फॉर्मूला पढ़ोगे तो यहाँ से E की वैल्यू बनेगी V अपॉन डी, मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूँ। तो V का मतलब होगा वोल्ट और D का मतलब होगा मीटर। तो इसका जो यूनिट है वो या तो हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, या जो इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, या जो इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। और अगर इसकी डायमेंशन लिखने को बोली जाए तो डायमेंशन निकाल सकते हो तुम, मैं फिर भी बता देता हूं यहाँ पर। इसकी डायमेंशन अगर लिखने को बोली जाए तो वो बनेगी M L T-3 और A-1, ये बन जाएगी इसकी डायमेंशन। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी कि अगर ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है प्लस क्यू, और यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है ये टेस्ट चार्ज रखा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये होगी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और अगर ये जो चार्ज रखा हुआ है ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ पर सोर्स चार्ज कोई है तो सोर्स चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा सॉरी, उसकी वैल्यू होगी टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ये होगा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। क्लियर। फिर उसके बाद एक चीज आती है, हालांकि वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके एक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगता है। तो अगर ये जो लाइंस है वो इस तरह से है, पैरेलल है एक दूसरे के पैरेलल है और लेंथ में सेम है, एक दूसरे के पैरेलल है और लेंथ में सेम है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये इस तरह से है कि जो इनकी लेंथ है वो सेम नहीं है और रैंडमली अरेंज है, रैंडमली अरेंज्ड है, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमें किसकी बात करनी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर मैं कहूं कि कोई फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है, तो ये चार्ज जो है वो है प्लस क्यू, मान लिया चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू। तो जब कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो फील्ड की वैल्यू है वो ई है, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स होगा अवे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा अगर वो चार्ज पॉजिटिव है। और अगर वो चार्ज नेगेटिव है, यानी कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है और इस चार्ज की वैल्यू को मैं लिख देता हूं माइनस क्यू, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर जो एफ होगा वो होगा क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया। क्लियर यहां तक बात।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो ठीक वैसे ही है जैसे हमने कूलम फोर्स में पढ़ा था। वहां पर एक चार्ज के ऊपर उसके सराउंडिंग चार्ज की वजह से हमने नेट फोर्स निकाला था। यहां पर एक चार्ज के ऊपर सराउंडिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो ये कोई चार्ज है Q और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। मान लो यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पर चार्ज है Q3 और यहां पर चार्ज है Q4। तो यहां पर जो फोर्स आएगा वो हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो जाएगा इस तरह से, और लेट सपोज ये वाला जो फोर्स है ये ऐसे हो गया। तो ये हो गया E1, ये वाला जो फोर्स हो गया वो हो गया E2 और ये जो फोर्स हो गया E3 और ये जो फोर्स हो गया फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया E4। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E नेट वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड प्लस E4, इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस तरह से हमने वहां पर देखा दो दो का जोड़ा बना के आप इसको सॉल्व करते जाओ तो ये अलजेब्रिक समेशन हो गया। तो इसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम ये बात कर ले कि दो चार्ज लग रहे हैं किसी पॉइंट पर, है ना, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी ER वो किसके इक्वल होगी? वो होगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 एंड कॉस थीटा। ये इन दोनों के बीच का एंगल, जिस तरह से मैंने फोर्स में बताया था वैसे ही ठीक यहां पर है। तो ये जब चार्ज फिक्स है यानी कि उसकी पोजीशन फिक्स है, यदि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझे। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, एक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक आएगा सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनरली हमें क्लोज सरफेस के अंदर देखने को मिलेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ ऐसे समझो कि यहां पर मान लो एक रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर जो फैला हुआ चार्ज है, रॉड हो सकती है, वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकती है, तो इसके ऊपर जो फैला हुआ चार्ज है वो पूरी सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको लिखा जाएगा लैम्बडा से। किससे लिखा जाएगा? लैम्बडा से। और लैम्बडा किसके बराबर होगा? Q/L। ये पूरे की लेंथ कितनी है? L है। तो ये किसके बराबर हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये किसके बराबर हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब ये जो चार्ज है पूरी रॉड के ऊपर फैला हुआ है, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है। मान लो आपको यहां पर चार्ज निकालना है, यहां पर इस छोटे से टुकड़े का चार्ज निकालने के लिए मान लो इसका जो वैल्यू है वो dq है और इसकी जो लेंथ है वो dl है, इसकी जो लेंथ है dl है। तो ये जो लैम्बडा है ये पूरी सरफेस के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dq बराबर क्या लिखना पड़ेगा? लैम्बडा इंटू dl। और जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? Q/L और इंटू dl। तो ये क्या आ जाएगा? इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब पूरी सरफेस के लिए अगर चार्ज निकालना है तो पूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने का मतलब है आप इसको कैसे लिखोगे? 0 से L, ये हो जाएगा Q/L और dl। समझ में आ गया? तो ये वाले जो केस है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ये जनरली आपको मिलेंगे किसके केस में? ये मिलेंगे आपको रॉड के केस में, ये आपको मिलेंगे रिंग के केस में और ये आपको मिलेंगे वायर के केस में। यहां पर आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस मिलेंगे। फिर इसी तरह से एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस है उसका मतलब है जो पूरे एरिया पर फैला हुआ है चार्ज, है ना। ये जनरली मिलेगा आपको डिस्क के केस में। एग्जाम्पल डिस्क, तो इसमें पूरी एक सरफेस के ऊपर चार्ज फैला हुआ होगा और उस सरफेस के चार्ज को, उस चार्ज डेंसिटी को शो किया जाएगा सिग्मा से। सिग्मा को कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस वाले को कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक। जैसे कि इसी का केस ले लो डिस्क का। अब डिस्क के किसी पॉइंट पर आपको चार्ज निकालना है, मान लो यहां चार्ज निकालना है, तो वैसा ही करना पड़ेगा। इसका चार्ज आपने कितना मान लिया, डी क्यू, और इसका एरिया आप कितना मान लोगे, डी एस। तो इस छोटे से चार्ज की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस। सिग्मा इंटू डी एस, तो डी क्यू, सिग्मा की वैल्यू क्या रख दोगे, चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू अपॉन एरिया, एरिया जो भी होगा वो लोगे यहां पर डी एस, और पूरे का निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। पूरे चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो क्यू अपॉन एरिया इंटू, थर्ड आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम शो करते हैं रो से, और इसको हम कहते हैं रो इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और ये जनरली लिखी जाती है, किसके लिए लिखी जाती है, कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, इनके लिए लिखी जाती है। कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर हो गया, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, इनके लिए लिखी जाती है। तो यहां पर अगर आपको एक स्मॉल चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी रो इंटू डीवी, और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रो डीवी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट आपको वैल्यू बताऊंगा, वो इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके निकाली जाएगी, उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल की, पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम गाउस लॉ वगैरह ये सब जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक? नहीं, 4 का नहीं है आज, वो मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास लूंगा, कॉम्प्लेक्स की 245 की जो क्लास है वो लूंगा। मैकेनिक्स में आज लूंगा क्लास में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स में। सेंट्रल फोर्स तक तो हमने बात कर ली, मैकेनिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की रात को क्लास लूंगा मैं 8 बजे वाली वो।